नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा विदेशी दौरा रूस का है। मॉस्को में दोस्ती का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। दशकों पुरानी दोस्ती को नई मजबूती दी जा रही है। मोदी और पुतिन की दोस्ती की नई डगर पर पूरी दुनिया की नजर है, खासकर चीन और पाकिस्तान की, क्योंकि यही दो देश हैं जिनको पीएम मोदी के रूस दौरे से ज्यादा मिर्ची लगी है। हालांकि अमेरिका को भी बराबर की मिर्ची लगी है। मोदी के रूस दौरे के दौरान कई अहम रक्षा डील हो सकती है जो कई देशों को हैरान परेशान करने वाली होगी। ट्रेड को लेकर भी कई समझौते हो सकते हैं। मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के एटम पवेलियन को नजदीक से देखा। द्विपक्षीय बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और कहा कि भारत 50 साल से आतंकवाद को झेल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन और रूस युद्ध पर भी बात की। पीएम मोदी ने बंदूक से नहीं, बातचीत से समाधान की बात की। लेकिन इस सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल कि भारत को इस पूरे दौरे के दौरान क्या मिलेगा। एक आम आदमी जो ना जाने देश के किस हिस्से के, किस गांव के, किस गली के अंदर, किस कच्चे मकान में रह रहा है, क्या उसको इससे कोई फायदा होगा? या कहें कि इंटरनेशनल दोस्ती है, इंटरनेशनल फायदे होंगे, लोकल फायदे नहीं होंगे। यकीनन होंगे, लेकिन वो फायदे कैसे होंगे? किस तरीके से चीन को मात दी जाएगी, किस तरीके से पाकिस्तान को मात दी जाएगी, किस तरीके से देश के अंदर चीजें सस्ती होंगी, इस दोस्ती पर बहुत कुछ टिका है, इस दौरे पर बहुत कुछ टिका है। और इसलिए हमारा खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, जिनके साथ हम समझाएंगे सुपर दोस्ती के सुपर मायने क्या। भारत बदल रहा है। 21वीं सदी भारत की होगी, तब मैं कह रहा था आज दुनिया में है। लेकिन हम बात करें सुपर दोस्ती की, तो सुपर दोस्ती के मायने क्या है उससे पहले मोटे तौर पर आपको समझा रहे हैं कि भाई नए रक्षा समझौतों पर नजर सभी की बनी हुई है और किस तरीके से भारत रूस के बीच नए रक्षा समझौतों पर सहमति के आसार बने हुए हैं। हथियारों और उपकरणों का बड़ा हिस्सा रूस से आता है और वो हमेशा से आता है। जॉइंट वेंचर के जरिए हथियारों और उपकरणों का उत्पादन होता है। नए एयर डिफेंस सिस्टम सुकोई 30 MKI की खरीद, KA-226 हेलीकॉप्टर के लाइसेंस्ड प्रोडक्शन पर डील संभव है। नए ट्रेड रूट को लेकर दोनों देशों के बीच भी डील संभव है। आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए नए एग्रीमेंट पर साइन कर सकते हैं। ट्रेड रूट भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट से कनेक्ट कर सकता है, सेंट्रल एशिया से होते हुए रूस तक कनेक्ट करेगा। अगर यह डील पूरी हो जाती है तो तेल समेत कई चीजें सस्ती होंगी। और जिसका जिक्र मैं कर रहा था इंट्रो में कि भाई देश के किस हिस्से के अंदर, किस गांव की किस गली के अंदर, किस कच्चे मकान में जो आम आदमी रह रहा है उसको इस इंटरनेशनल विजिट से क्या मिलेगा? ये मिलेगा, चीजें सस्ती हो सकती है। इसके अलावा कच्चे तेल समेत अन्य इंपोर्टेड सामानों की कीमतों में गिरावट आएगी। भारत की तरफ से होने वाला एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। S-400 मिसाइलों की आपूर्ति फिर से शुरू हो सकती है। 2018 में 5 S-400 भारत को देने का समझौता हुआ था। 3 की आपूर्ति हो चुके हैं और 2 अभी भी बाकी है। इसके अलावा मिलिट्री लॉजिस्टिक समझौता भी हो सकता है। 5वीं पीढ़ी के 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान को विकसित करने का समझौता भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है और होने में बहुत अंतर है। तो क्या वाकई में जो हो सकता है वो होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या वाकई में जिस तरीके से पुतिन ने चाइना का, वियतनाम का और उत्तर कोरिया का दौरा किया, क्या उसके बाद यह दौरा महत्वपूर्ण है? इस मुद्दे पर आएंगे। लेकिन सुपर दोस्ती क्या भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विदेशी मामलों के जानकार कर्नल देवानंद जी। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अनुपम जेटली जी, विदेशी मामलों के जानकार है। सर, दोनों को सबसे पहले जय हिंद। अनुपम सर, शुरुआत आपके साथ। जरा ये बताइए, मोदी जी जा रहे हैं, वहां 2 दिन रुक रहे हैं, भारतीयों से मिल रहे हैं, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों बातचीत हो रही है। क्या यह साइड इफेक्ट है उसका कि पुतिन चीन होके आए, वियतनाम होके आए, उत्तर कोरिया होके आए, तो भारत वक्त से पहले रूस चला गया? विजय, नमस्कार सारे श्रोताओं को।
ये भारत का बहुत अहम कदम है जो इस समय वो रशिया के साथ मौजूद है और हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर पुतिन के साथ और बाकी लोगों के साथ वहां बैठक और मीटिंग कर रहे हैं। ये 16 मीटिंग पहले इन दोनों की आपस में हो चुकी है देश विदेश में, और यूक्रेन के हमले के बाद ये पहली मीटिंग है कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया में है और बात कर रहे हैं और उनको ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज जैसे अवार्ड से नवाजा जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें इंटरनेशनल पटल पर, तो हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो एंग्लो अमेरिकन इन्फ्लुएंस को और चाइनीज इन्फ्लुएंस को कम करना है। हम दोनों तरफ से कोशिश कर रहे हैं, यूएस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी पॉलिसी बहुत इस समय अच्छे कदम पर है, बहुत मजबूत है, और रशिया का हम इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना को काबू में और रोकने के करने के लिए जी। इसके अलावा अगर हम देखें तो रशिया से हमारी दोस्ती, जो मोदी जी ने कहा कि फेयर वेदर फ्रेंड नहीं है, हम ऑल वेदर फ्रेंड हैं। और चाहे 1950 से हमने उनसे कार्गो प्लेन लिया या 1971 की लड़ाई में निर्णायक सिद्ध हुए रशिया की जो मदद है, जो समुद्र में उन्होंने अमेरिका और अमेरिका और यूके की फोर्सेस को पीछे भगाया, नेवी की फोर्सेस को, या आज अगर कहें T-90 टैंक हमारे देश में बनने की बात है, या इस बार तलवार की क्लास की जो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है नेवी के लिए, या AK-203 असॉल्ट राइफल की डील है, या न्यूक्लियर सबमरीन जो है उसके लीज की बात है, हेलीकॉप्टर की बात है, और Su-30 Mark 1 फाइटर जेट्स के बनने की बात है। इन सब पर अहम चर्चा होगी और हमारे देश को बहुत फायदा होगा। अनुपम जी, ये सवाल कोई पूछता नहीं है, मैं सीधा पूछ रहा हूं। भारत की आज तक की आजादी के बाद की नीति गुट निरपेक्ष नीति रही है, यानी ना लेफ्ट विंग के साथ रहा है ना राइट विंग के साथ रहा है, हम गुट निरपेक्ष रहे हैं। लेकिन अभी नाटो की बैठक होनी है, प्रधानमंत्री रूस चले गए हैं, और नाटो और रूस का 36 का आंकड़ा है सर। तो क्या हम उस गुट निरपेक्ष की नीति से इतर हम ये तय कर रहे हैं कि हमें किधर जाना है और किधर नहीं जाना है? नहीं विजेंद्र, ये हिंदुस्तान अब तक अपनी गुट निरपेक्ष नीति के साथ है। वो अमेरिका से अपने संबंध बना के रखे हुए है और वो रशिया से अपने बने हुए संबंधों को बिगड़ने नहीं देना चाहता। यही एक गुट निरपेक्ष नीति है कि हिंदुस्तान अपने फायदे के लिए और अपने जो है स्वतंत्र सोच के लिए आगे बढ़ रहा है। वो किसी भी पक्ष में दाहिने या बाईं तरफ नहीं झुक रहा है। जी ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कर्नल देवानंद जी, कोई भी रिलेशन गिव एंड टेक पर टिका होता है। अगर हम सिर्फ रूस से लेते रहेंगे और कुछ देंगे नहीं तो हमारा फायदा नहीं है। तो जरा यह बताइए कि क्या इस पूरे दौरे के दौरान जिससे ट्रेड रूट का जिक्र हो रहा है, क्या उसमें भारत को फायदा होगा कि भाई मैक्सिमम एक्सपोर्ट करे और मैक्सिमम एक्सपोर्ट के साथ अपने रुपए की कीमत को बढ़ाने की कोशिश करे, मजबूत करने की कोशिश करे और मिनिमम चीजें रूस से ले? क्या ये डील संभव हो सकती है? जी, सबसे पहले विजेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पे चर्चा के लिए, मुझे बुलाने के लिए। और मैं इससे पहले कि आगे आऊं, एक दो चीज़ें मुख्य बिंदु इस पूरे विषय की रखना चाहूँगा। सबसे पहले बात तो ये कि ये जो मोदी जी की जो विजिट है हमारे भारत के प्रधानमंत्री महोदय की रूस के अंदर, ये यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली है। और दूसरी बात है कि सबसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो कूटनीति और जो अंतर्राष्ट्रीय एक पटल पर हरकत चल रही है वो है नाटो की 75वीं वर्षगांठ की मीटिंग। बिल्कुल। और तीसरी चीज है कि हमारे भारत के इर्द गिर्द अमेरिका का तिब्बत के ऊपर अगेन क्वेश्चन मार्क लगाना, ये तीन ऐसी चीजों के बीच में मोदी जी और हमारे भारत सरकार ने ये फैसला किया कि रूस जाना चाहिए। अब इसके बीच में मेरे से पहले हमारे सीनियर कर्नल सर ने सब बता दिया किस प्रकार से इतिहास के अंदर था, पर इतिहास में मैं तीन मुख्य बिंदुओं पर नागरिकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला 1966 के अंदर जब बोकारो स्टील प्लांट पहला भारत के अंदर रूस ने हमारी मदद की थी। दूसरी हमारी सन 75 के अंदर आर्यभट्ट जो लॉन्च हुआ था वो उनके अंदर उन्होंने मदद की थी। ये दो बहुत मोटी बिंदु थे। और तीसरी जो अभी रूस के ऊपर जब प्रतिबंध लगे और ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगे तो रूस ने हमें सस्ते दाम पर हमारे डॉलर के बिना जो ट्रेड का किया
वो एक बहुत बड़ी हमारे देश की मदद थी, जिसके कारण भाव अंतरराष्ट्रीय मार्केट और हमारे देश के अंदर ये महंगाई नहीं बढ़ी। ऐसा में ये 4 मुख्य बिंदु हैं। एक और जोड़ लेते हैं सर राजस्थान से, क्योंकि हमें गंगानगर की बेल्ट आपको याद होगी, सूरतगढ़ से आगे का इलाका है। एक लंबी चौड़ी फसल उगाई जाती है जो रूस के साथ समझौते के साथ उगाई जाती है अनुसंधान के तौर पर। उसको कृषि प्रधान देश में एक बड़ी माइलस्टोन के तौर पर देखा जाता है आज भी रिलेशन। बिल्कुल विजेंद्र जी, ये 4 मुख्य बातें जो एक सामान्य जनमानस को समझनी चाहिए, और इससे रिलेटेड है एक समाज के अंदर जो हमारे देश में, जैसे आपने कहा, गांव में बैठा एक सामान्य मिडिल वर्ग का, उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसको ये सारी बातों का फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए एम्प्लॉयमेंट कहो, चीजें सस्ती कहो, बहुत सारी आगे डिस्कस। लेकिन सर सस्ती कैसे होती है? मैं क्योंकि समझाना चाहता हूं अपने देश को, और मैं चाहूंगा कि आप जरा मेरे साथ आए और हम समझाएं कि भाई अगर ये ट्रेड हो रहा है, अगर ये ट्रेड हो रहा है और ये हाथ अगर दोनों के बीच मिल रही हैं, तो इन दोनों के हाथ मिलने के बीच में कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रिफ्लेक्ट होती है, इसको जरा समझाते हैं, इसको जरा समझिए। देखिए ये मैप है जिसका आपने जिक्र किया। आपने जिक्र किया कि भाई नाटो की बैठक होनी है, ये यूक्रेन है, ये रशिया है, दोनों के बीच में जंग है। आप आयरलैंड लीजिए, डेनमार्क लीजिए, फिनलैंड लीजिए, स्पेन, पोलैंड, इटली, ग्रीस, टर्की, सीरिया, इजिप्ट, लीबिया, सूडान, ये दरअसल सब नाटो देश है। सर सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ट्रेड किस तरीके से इफेक्ट होगी, चीजें सस्ती कैसे होंगी? क्या आप ये कह रहे हैं कि रसिया से जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान होकर जो गवादर पोर्ट तक हमारा पूरा जो रूट है, ट्रेड रूट है, उसका फायदा होगा, और यहां से फिर जो ट्रेड होगी उससे भारत में चीजें सस्ती होंगी? कैसे होंगी? देखिए अभी मौजूदा 2-3 चीजें हमारे पास। मौजूदा जो तेल मिलता है, अगर हमने पिछले साल के आंकड़े देखे हो 22 और 23 के, और 23 54,000 लाख करोड़ रुपए का हमने व्यापार किया उनके साथ तेल का। अब तेल अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर डॉलर के अंदर रेट फ्लक्चुएट करती थी, जो सामान्य ट्रेड जो भी रूट मौजूद थे, हमें सस्ते तेल रशिया ने दिया, उसके कारण भारत के अंदर तेल की कीमतें कंट्रोल रही। तेल की कीमत कंट्रोल रहती है विजेंद्र जी, आप मानते हैं, उससे हर चीज की चीजें रिलेटेड। वो एक बात। दूसरी बात, जो अभी जिस रूट की चर्चा हो रही है, जो ग्वादर पोर्ट से होकर के जिस रूट की चर्चा सेंट्रल एशिया से, जो आपने ये बताया है जी, ये रूट का अगर समझौता अपना क्लियर कट इनसे फाइनल हो जाता है, चाबहार से सर, गवादर तो क्या है, गवादर तो पाकिस्तान से लगता हुआ है, जो सीपैक का हिस्सा है, और उससे हमें बहुत ज्यादा मुश्किल थी। बिल्कुल, चाबहार का पोर्ट जो ईरान का पोर्ट हमारा जिसके साथ समझौता है, और अगर ये रूट अगर ये क्लियर कर लेते हैं, तो मैं मानता हूं हमें जो चीजें तेल मिलता है आज जिस रेट पे मिल रहा है उससे कहीं सस्ता मिलेगा, और हमारे देश की भी जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं वो भी हमारे साथ बड़े आसानी से हम भेज पाएंगे। तो ये बहुत इकोनॉमिक हमारे लिए। चलिए अपने दर्शकों को दरअसल बताने की कोशिश करते हैं कि भाई जिस हम चाबहार पोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल वो चाबहार पोर्ट ये है। दरअसल देखिए ये चाबहार पोर्ट है, ये पूरा चाबहार पोर्ट है, और जिसका जिक्र कर्नल साहब कर रहे थे कि भाई गवादर पोर्ट, ये दरअसल गवादर पोर्ट है। वो मेरा गलती रहा। हाँ। बेसिकली चाबहार मेरा मतलब था। ठीक है, ये दरअसल गवादर पोर्ट है जो पाकिस्तान के अंदर है, और ये सीपैक का हिस्सा है। चीन और पाकिस्तान के बीच में जो कॉरिडोर है वो सीपैक है, और वो सीधा गवादर पोर्ट को जोड़ता है। हमने जो एक बड़ी विक्ट्री ली इससे पहले वो चाबहार पोर्ट के लिए है सर, और चाबहार और इसके बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और ये एक काउंटर के तौर पर भी देखा गया। मेरा सवाल यह कि क्या वाकई में ये ट्रेड इतना आसान होगा कि इससे चीजें सस्ती होंगी? हम क्या क्या रूट से लेते हैं? अभी देखिए जो मौजूदा बात है, इस रूट बीच में क्यों आया? वो दूरी आए कि अभी जो हमारा ट्रेड होता है वो उनका यूरोप साइड से होता है, ठीक है, जो इससे करीब 3 से 4 गुना डिस्टेंस महंगा पड़ता है। 3 गुना टाइम लगता है, उतना ही पैसा लगता है। एक तो रूट छोटा हुआ हर चीज का। दूसरी चीज इसकी है कि जो ये जिसकी हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अगर हमें पता हो, आपको भी ध्यान है कि इस रूट को लेकर के पहले पाकिस्तान को हमने इसमें बीच में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की थी, पर पाकिस्तान का दुर्भाग्य था कि वो बैठे बैठाए उसने बड़े $बिलियन खो दिए, और जो आज हमारे हित में है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी समझौते से पीछे हट सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है इसका। और दूसरी बात आपने कही कि देखिए उसके साथ ट्रेड इकोनॉमिक्स हमने चर्चा की,
रास्ता छोटा होगा, सामान नजदीक आएगा, जल्दी आएगा, आपकी खर्चा कम होगा, तो ऑब्वियसली उतना ही देश के अंदर लाभ मिलेगा। ठीक है, अनुपम जेटली जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अनुपम सर, हम दरअसल गूगल मैप के जरिए समझा रहे कि भाई कैसे चाबहार के जरिए ट्रेड सस्ता होगा और सस्ता होने के साथ आम आदमी को राहत मिलेगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि भाई इस तरीके के कौन से समझौते हो सकते हैं रूस के साथ इस पूरे दौरे में, जहां से कॉमन मैन को हेल्प मिले, चीजें सस्ती, हम क्या क्या खरीदते हैं वहां से? देखिए, ऐसा है कि इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि जो ईस्टर्न कॉरिडोर खोलने जा रहा है हिंदुस्तान रशिया के साथ, जो चेन्नई और व्लादिवोस्तोक का है, इस पर चर्चा डिटेल से हो रही है इस बार। उसके अलावा भारत 2 नए कॉन्सुलेट खोलने जा रहा है, यह भी चर्चा रशिया में बड़े जोरों से चल रही है कि 2 नए कॉन्सुलेट खोलेगा, जिससे हमारे विद्यार्थियों को, हमारे बिजनेसमैन को आना जाना वहां और आसान होगा जी। एक जो हमें जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड की चीज दुनिया की समझनी है, वो ये कि रशिया और हिंदुस्तान दोनों एक चीज पर जो एग्री करते हैं, वो है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की स्थापना होनी चाहिए जी। और दोनों देश चाहते हैं कि रशिया और हिंदुस्तान उसमें 2 इंपॉर्टेंट पोल हो। ये बहुत बड़ी एक चीज है जो कि आने वाले दिनों में, सर मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा सवाल यह कि भाई वर्तमान में तो चीन अपने आप में एक पावर सेंटर के तौर पर उभरना चाहता है और चीन ने मैक्सिमम देशों को कर्जे के नीचे भी दबाया हुआ है और वो रूस के साथ भी ट्रेड कर रहा है और खुद रूस भी चीन का दौरा करके गया है, जबकि पुतिन बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाइना का माल जहां जहां जितनी संख्या में इंजेक्ट होगा वहां डिपेंडेबिलिटी बढ़ती है। क्या उसके बावजूद आपको लग रहा है कि चीन के साथ रूस वो मधुर संबंध बना लेगा जो भारत के साथ है? देखिए, चीन और रूस में बहुत गहरी मित्रता है और वो उनके कम्युनिज्म को लेकर है और रूस इसमें अभी भी बड़ा पार्टनर है जब हम कम्युनिज्म की बात करते हैं और मिलिट्री की बात करते हैं। परंतु चाइना एक उभरता हुआ नंबर 2 वर्ल्ड इकोनॉमी है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर चाइना कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो कि रशिया उसे करने से रोकना चाहे। उसके अलावा चाइना को दूसरा चेक करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और नाटो है। ये दोनों कंट्री जो चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी नीतियों पर चाबुक लगा सकते हैं, काबू कर सकते हैं। हिंदुस्तान के संबंध दोनों ऐसे मुल्कों के साथ बहुत ही प्रगाढ़ है। ठीक है अनुपम जी, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि भाई इस एक प्रोग्राम में मैक्सिमम सवालों के जवाब मिल जाएं। एक और सवाल आपसे, क्या ये नारा हो सकता है रूस और चीन के बीच में कि तुम हमें ताइवान दो, हम तुम्हें यूक्रेन देंगे? नहीं, मुश्किल है। यूक्रेन जो है उसने अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है जी नाटो की तरफ जाने से, और यहां तक कि पिछले साल से अंत के करीब से जो यूरोप की पावर्स हैं उन्होंने अपना योगदान यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन के लिए कम कर दिया है। ठीक, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं क्योंकि वो अपनी ही इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए यूक्रेन को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। सर सीधा कहिए ना कि हथियार बेच रहा है सर, भाई हथियारों की तो इंडस्ट्री पर ध्यान है उसका और इसीलिए लड़वाता है वो। कोई पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा कि 2 देश आपस में लड़ रहे हैं और अमेरिका अपने हथियार बेच रहा हो। इसीलिए अगर आप देखें तो फिर ये इजराइल का जो लड़ाई है जी हमास के साथ, ये भी इसी का एक प्रतिरूप है। ठीक है अनुपम सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कर्नल सर मेरा सवाल एक और है। देखिए सवाल यह है कि भाई अभी रसिया ने कहां के दौरे किए? रसिया ने चाइना का दौरा किया, पिछले महीने जून की बात कर रहे हैं। रसिया ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया, रसिया ने वियतनाम का दौरा किया। अब अगर मैं भारत के इस नक्शे को देखता हूं और उसके पूरे अरेबियन सी को देखता हूं तो वियतनाम एक तरीके से लॉन्चिंग पैड के तौर पर काम आ सकता है, चाइना के भी और रसिया के भी। दूसरा साउथ कोरिया देखिए, यह भी एक तरीके से लॉन्चिंग पैड है सी के अंदर। इधर की तरफ प्रशांत महासागर हो गया, इधर अरब महासागर हो गया। अब मुझे बताइए, क्या भारत अगर रूस के अंदर वक्त से पहले दौरा करने पहुंचा है तो कि उसके पीछे की यह भी वजह हो सकती है कि भाई चाइना जा रहा है, उत्तर कोरिया जा रहा है, वियतनाम जा रहा है, तो भारत को ऐसा लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो रिलेशन भारत और रूस के हैं उसमें खटास आए और रसिया ज्यादा चीन के नजदीक चला जाए, इसलिए भी दौरा हुआ। देखिए सबसे पहले इस अंतर्राष्ट्रीय एक चीज समझने की कि रूस, भारत और चीन और किसी देश के साथ सबके अलग अलग आंकड़े हैं। ठीक है, जहां तक हमारे देश का ताल्लुक है, एक चीज हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, रूस को आज के दिन हमारे देश की बहुत सख्त जरूरत थी। चीन
नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, उसकी जो वहां विजिट है, उसके अलावा दुनिया में रूस कहीं जाने लायक बचा ही नहीं था। आप देखिए पश्चिमी जो देश हैं, जितना सारा अमेरिका और नाटो, वहां तो जा ही नहीं सकता, उसके तो अरेस्ट वारंट निकाल रखे हैं। अब भारत एकमात्र एक ऐसा देश बचा था, और मैं ये मानता हूं कि हो सकता है दुनिया भी भारत की ओर इसलिए देख रही है आज के दिन कि एकमात्र है जो दोनों नेताओं से मिल सकता है यूक्रेन और रूस को लेकर के। वैसे मैं आपको बता दूं, अमेरिका में जिस प्रकार का ग्रह उनको प्रेसिडेंट को लेकर के चल रहा है, अमेरिका में भी लोग चिंतित हैं कि युद्ध जल्दी खत्म हो। पर कहीं न कहीं अब ये खत्म करने की मुझे लगता है मोदी जी का वहां जाना, और इसके बाद देखिए उस कंट्री में जा रहे हैं जहां पर वो बिल्कुल न्यूट्रल है, वो नाटो का हिस्सा नहीं है। तो मुझे लगता है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपनी दोस्ती तो निभा रहा है, पर रूस के लिए और पश्चिमी देश भी चाहते हैं कि भारत जाके कुछ माहौल ऐसा बनाए जहां पर अपने फायदे अपनी जगह हैं। पर मैं मानता हूं ये शांति का प्रयास है। लाइन रोकी जी। अब इसमें रसिया आ गया, चाइना आ गया, भारत आ गया, अफगानिस्तान आ गया, पाकिस्तान आ गया, इधर से आपका वियतनाम और नॉर्थ कोरिया आ गया। आप ये कह रहे हैं कि भारत या दुनिया इस वक्त इस पोल के इधर अलग है और इधर अलग है, और ये दो हिस्सों में बट रही है। बिल्कुल बटी हुई है, ये हमें क्लैरिटी कर लेनी चाहिए। अमेरिका दखल अंदाजी करता है जहां जहां उसके बेसिस हैं, और उसके बेस पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान के अंदर दखल रखता है, साउथ कोरिया में दखल रखता है, और ताइवान में दखल रखता है। बिल्कुल ये दखल इसको वो रखता है, बट ये एक ब्लॉक इस तरह बन गया है। भारत एकमात्र देश ऐसा है जो दोनों के साथ बिल्कुल अपने रिश्ते संभाल के अच्छे तरीके से बनाया है। और दूसरी बात मैं ये भी देख रहा हूं, ये चीज हम भूल रहे हैं, पैसा मेरा क्या फायदा। बिल्कुल भारत का आज वहां रूस के साथ खड़े होना एक हमारा उसको प्रेम का एक समर्थन है कि आपने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। आप याद कीजिए 71 का वीटो, कश्मीर के ऊपर वीटो, गोवा के लिए जब हमने आक्रमण करके उनको लिया था तब वीटो, और रूस ने आज जो हमें हथियार दे रखे हैं S-400, Su-30, बाकी नई भी जो राइफल 203, ये विभिन्न प्रकार के, इवन BMP-2, इवन हमारा विक्रमादित्य जो कैरियर है, और इवन एकमात्र हमको न्यूक्लियर पनडुब्बी किसी देश ने दी है आज तक, वो रशिया ने दी है। तो देखिए इतने हमारे उसके फ्रेंडशिप हमारी गहरी है, सामरिक है। हम थोड़े दिनों पहले अमेरिका की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हुए हैं, वो टिल्ट नहीं मानता हूं मैं, वो भारत की समझदारी है कि हमारे इंटरेस्ट जहां हैं हम करें। और दुनिया के अंदर अगर आज भारत एक ऐसा देश उभर के आया है इस तीसरे चुनाव के बाद, जब आज के दिन मोदी जी का एक अस्तित्व पूरे दुनिया में है, सब देख रहे हैं यूक्रेन और अगर रूस की लड़ाई बंद कोई करवाने की काबिलियत उम्मीद करते हैं लोग, और क्या पता ये उसका भी एक हिस्सा हो। नाटो भी तंग आया हुआ है आज के दिन, देखिए सब बर्बाद हो रखे हैं इस युद्ध में। लेकिन अनुपम सर यहीं से सवाल है, आपने तस्वीर देखी होगी कुछ दिन पहले की या कुछ सप्ताह पहले की, कह लेते हैं जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री मोदी हाथ मिला रहे थे, यकीनन कुछ तो बातचीत हुई होगी ना, और अब पुतिन के साथ हाथ मिला रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस मध्यस्थता के लिए हम कह रहे हैं उसमें वक्त से पहले मोदी जी चले गए शांति दूत के तौर पर? मैं दो बात साफ करना चाहूंगा यहां पे। नंबर 1, हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जिसकी बात दुनिया के हर ताकतवर ग्रुप जो है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, यूएस हो या यूएसएसआर हो, ये दोनों हिंदुस्तान की बात सुनने को बाध्य है। वो किस लिए? क्योंकि आज का हिंदुस्तान सबसे बड़ा बाजार है, वो दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, और कोई भी देश बिना हिंदुस्तान के बाजार की मदद लिए खुद ग्रो नहीं कर सकता। नंबर 2, यूक्रेन जो है, जेलेंस्की भी मोदी जी से मिले, और मोदी जी अपनी हिंदुस्तान की पुरानी पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं कि शांति प्रिय वार्ता होनी चाहिए जी। और मुझे यकीन है कि कल जो सबसे बड़ा हमला, एयर हमला किया गया, जिसमें एक अस्पताल पे बच्चों के भी हमला हुआ यूक्रेन में, उस पर भी मोदी जी, जो कि मीडिया में आए चाहे नहीं आए, जरूर पुतिन से बात करेंगे कि हमें इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना है, इसको कैसे खत्म करना है, उसके बारे में सोच विचार। ठीक है अनुपम सर, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, बस ये बताइए कि भाई इस पूरे दौरे के अंदर वैसे तो दोस्ती में कहते हैं कि नफा नुकसान नहीं देखा जाता, लेकिन यहां भारत 140 करोड़ की आवाम है, तो ये बताइए ये कितना प्रॉफिट का सौदा अगर 100 में से कहें तो भारत के लिए होगा, और रूस के लिए कितना होगा, या 50-50 कहें? मेरा ख्याल है डिफेंस में भारत को ज्यादा फायदा होगा, मगर पेट्रोलियम सेल
हिंदुस्तान के ही थ्रू रशा कर रहा है, जिसपे नाटो ने पूरा बैन लगाया हुआ था। जी। उसमें किसी जगह रशा को फायदा है, किसी जगह हिंदुस्तान को फायदा है। ओवरऑल देखा जाए तो 50-50% दोनों के हिस्से में कर्नल फायदा देवानंद जी, जरूर आपको क्या जाएगा। लगता है? जी, मेरा ये मानना है 50-50 नहीं हो सकता। इसके अंदर बिल्कुल साफ साफ है। जहां तक इकोनॉमिक्स की बात है, भारत को 80 और 20 मैं दूंगा रूस को, और जहां तक उसके एक स्टेटस और रूस के पूरी जिस तरह घिरा हुआ है उसका अगर फायदा देखें, भारत एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय ऐसे प्रधानमंत्री है जो वहां जाते हैं तो उसका मनोबल आज बढ़ जाएगा, और 80-20 उल्टा करना मैं मानता हूं। तो इस तरह में इस दोनों, एक आर्थिक तौर पे, एक अंतर्राष्ट्रीय पटल के सवाल ये इसको कह सकते हैं कि भाई हम दोस्त हैं, पीठ थपथपाने गए, क्योंकि पुतिन दूसरे देश जा रहे हैं और वो खुद उनसे मिलने जा रहे हैं उनके देश में। जी बिल्कुल, ये एक थपथपाने की भी बात है। और देखिए, दोनों का इसमें लाभ है। एक तरफ हमारे लिए, हमको पेट्रोल, हमारी डिफेंस इक्विपमेंट और जितनी जो हमारी चीजें हैं वो सामरिक दृष्टि से हमको मिल रही हैं, और रूस को आज एक जरूरत है एक मजबूत दोस्त की, एक ऐसे साथी की और मुसीबत में जो कामना है वो फिर दोस्ती। क्या शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए देवानंद जी। अनुपम जी, आपका भी शुक्रिया।